जो चार्ज होता है इस चार्ज से बोलता है कि दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भूल पाओगे कैसे। हम वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। इसके बाद नमस्कार, मैं सूरज आपका एग्जाम की बात में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, बिल्कुल जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीक्वेंस से है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। मजा आए तो इसे दबा कर शेयर भी करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो दो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख कर रखे हैं। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपका हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, बाकी कंसेप्ट को हम बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर करेंगे। मजा आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र की, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये हमारा है दोस्तों आवेश, इसको हम बोलेंगे आवेश। डेफिनेशन भी मैं बिल्कुल याद करवा के जाऊंगा इसी क्लास से, आपको कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आवेश है और इसको हम क्या बोलेंगे? क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यहाँ पर कोई अन्य आवेश होगा, कैसा आवेश होगा इस बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। ये आवेश जो होगा वो प्लस क्यू नॉट होगा, जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही होती है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें और क्लियर करनी होगी आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर ये जो चार्ज रखा हुआ है हमने, ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक टेस्ट चार्ज है। क्या है दोस्तों? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है परीक्षण आवेश है, जो कि केवल परीक्षण करने के लिए ही रखा गया है। इसे हमने नहीं रखा बल्कि साइंटिस्टों ने ही माना है। और आपको भी जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी होगी वहां पर एक टेस्ट चार्ज की कल्पना करनी होगी, मान लेना पड़ेगा। और टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस क्यू नॉट होगा। यहाँ पर मैं बात बता दूं कि टेस्ट चार्ज का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक चूहे वाला चार्ज है। क्या है? चूहे वाला चार्ज है। चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, बस उसी तरीके से ये टेस्ट चार्ज है, जिस पर केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया है, ना कि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसलिए ये खुद अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। बाकी के जो इससे बड़े आवेश होते हैं वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। कोई भी आवेश हो, हर आवेश अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज भी क्या करता है? अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रखा हुआ है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जानने के लिए ही साइंटिस्टों ने इस प्लस क्यू नॉट चार्ज की कल्पना की थी। अगर ये प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस तरफ। ठीक है, ये इधर किस तरफ बल लगाएगा? इधर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर यही टेस्ट चार्ज हम यहाँ पर रख देंगे तो इस टेस्ट चार्ज पर इधर की ओर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगर यही टेस्ट चार्ज हम यहाँ पर रख देंगे तो ये इधर की ओर इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो इस टेस्ट चार्ज से ही हम ये पता कर सकते हैं कि किसी आवेश पर विद्युत आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। अगर ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आउटवर्ड्स होगी, बिल्कुल बाहर की ओर होगी, इस तरह से ऐसे बाहर निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस आवेश के चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर हमेशा निकलती रहती हैं, जिससे किसी भी प्लस चार्ज पर प्रतिकर्षण बल लगता है
अब ये चार्ज अगर माइनस हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस चार्ज हो गया, यहां पर मैं बता दूं, अगर ये माइनस चार्ज हो गया तो इसके पास अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, याद रखना टेस्ट चार्ज को हमेशा प्लस क्यू नॉट ही मानना है, माइनस नहीं मानना है। तो ये अगर माइनस चार्ज होगा तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको भी क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको भी क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से बाहर की ओर होती है और माइनस में अंदर की ओर होती है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखिए। यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, इस पर जिधर की ओर फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही हो जाएगी। दोस्तों ये डेफिनेशन भले ही आसान है, बहुत छोटा है, लेकिन इसका कंसेप्ट अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आप फंसे रह जाएंगे, परेशान रहेंगे हमेशा, क्योंकि आगे के जो भी लेक्चर आएंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है, किस तरह का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस चार्ज से आउटवर्ड से होता है, बाहर की ओर होता है, और माइनस चार्ज में अंदर की ओर बल रेखाएं आती हैं, इसलिए ये प्लस चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई और चार्ज हम इसके पास ले आएंगे तो ये क्या करेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित ही करेगा, ऐसा है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस चार्ज क्यों नहीं ला सकते। दोस्तों ये जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है सिर्फ इसीलिए ही रखा गया है ताकि हम ये जान सके, साइंटिस्टों ने ये टेस्ट करने के लिए ही रखा है कि ताकि ये पता चल सके कि किसी भी आवेश के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का होता है। तो प्लस से आउटवर्ड से होता है और माइनस में इनवर्ड से होता है, अंदर की ओर होता है। समझ में आई बात। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्लस क्यू नॉट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कहां तक लगेगा, क्या 2 मीटर तक लगेगा या 4 मीटर तक लगेगा या 5 मीटर तक लगेगा या 10 मीटर तक लगेगा। तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है कि ये कोई बाउंडेशन है कि यहीं तक ही लगेगा, कुछ ही दूरी तक लगेगा, नहीं। इस इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है इस पर जो फोर्स लगेगा वो अनंत तक लगेगा। कहां तक लगेगा, अनंत तक। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, इंफिनिटी तक होता है, ऐसा नहीं है कि ये सीमित होता है। यहाँ पर हमने भले ही बाउंड्री बना दी है सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन ये क्या होता है, इंफिनिटी तक होता है। कहां तक होता है दोस्तों, इंफिनिटी तक होता है। कहां तक, इंफिनिटी तक होता है, इंफिनिटी। अब देखो इस पर अगर ये नजदीक है तब फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ये जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। ठीक है, कहां पर जीरो होगी, जब वो इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं, इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। क्लियर। जब ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज से दूर जाने लगता है, क्या होता है, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज जो होता है जब दूर जाने लगता है इस चार्ज से, तो ये चार्ज बोलता है, ये चार्ज इस चार्ज से बोलता है कि दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भूल पाओगे कैसे। हम वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। वाह भाई क्या बात है, काफी शानदार कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मजा आए तो इसे दबा के शेयर करिएगा दोस्तों, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। आपको इतनी सारी बातें लिखनी नहीं है पेपर में, बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेफिनेशन लिख देंगे। कॉन्सेप्ट इसलिए पूरा बता रहा हूं ताकि सवाल करने में कोई झंझट, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ ना हो। बस अब हम इसके बाद हम करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों, फोर्स कितना लग रहा है। जब हम फोर्स जान जाएंगे तो हम ये भी जान जाएंगे कि उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में, यहां पर लिखा है विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश
की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है दोस्तों अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। ये शब्द जो है थोड़ा सा कठिन है, पर अनुपात आपके लिए आसान होगा, चाहे तो आप अनुपात लिख सकते हैं। क्या अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट किया जाता है। ई बराबर क्या हो जाएगा? लगने वाला बल, बल हम लिख लेते हैं एफ, और अपॉन क्या होता है? परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, यहाँ पर क्यू नॉट हो जाएगा। यही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसका यूनिट जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? यूनिट जानना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं ये बल है, इसको हम न्यूटन बोल देंगे। ये आवेश है तो प्रति कूलाम बोल देंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलाम होगा। क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम होगा। देखो फोर्स हमारा क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर फोर्स लग रहा है, हम यहाँ पर चित्र बनाकर आप लोगों को दिखा दें कि अगर ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इसमें कोई यहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस पर इधर की ओर, वो कितना होगा? ये फोर्स लगेगा इस पर, और यही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम क्या ले लें दोस्तों? आर ले लें, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। Q1 Q2, तो Q1 का मान Q है, Q2 का मान है Q नॉट, और बटे हो जाएगा आर स्क्वायर। ये यहाँ पर लिख लेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का ये नियम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें तो E बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट ऑलरेडी है तो यहाँ पर रख देंगे, ये इससे मर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। काफी आसान है, इसे फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। अगर F की वैल्यू हम रख के देखेंगे कूलाम के नियम से, तो इसका एक फॉर्मेट यही होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर यही फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसको भूल जाना है, पर ज्यादातर आपको इसी को याद करना होगा। यूनिट आप इस वाले फॉर्मूले के लिए भी न्यूटन पर कूलाम ही लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आपको करना है। साथ में इसका हम वेक्टर फॉर्म भी देख लेंगे दोस्तों। वेक्टर फॉर्म देख लें। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? तो वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा ये आर कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर कैप हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं तो इसका भी हम क्या कर लेंगे? परिमाण ले लेंगे। और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर के क्यू बाई, यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R का स्क्वायर। इस तरीके से आप चाहे तो बाहर कर लें, परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R बाई वेक्टर आर कैप। ठीक है, इस तरीके से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे इसका परिमाण वेक्टर ए, ये होता है फॉर्मूला। इसी तरीके से आर कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर आर बटे इसका परिमाण हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर के क्यू बाई, यहां पर इसको गुणा कर दें तो वेक्टर आर का परिमाण ले लेंगे, क्यूब हो जाएगा 2 घात 1 घात 3 घात, और ये वेक्टर आर यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना लिखकर भी नंबर गेन कर सकते हैं। सिर्फ आप ये भी लिख देंगे तब भी सही है, और अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, आपको याद है, तो ये बातें भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज।
दोस्तों एक और बात मैं क्लियर कर दूं, पेपर में कई बार ऐसा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिखा होता है, या फिर अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र निकालने की बात आ जाए तब भी आप समझना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही निकालनी है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अब सिस्टम ऑफ चार्ज की बात क्या है, अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण, अभी आपने देखा कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण अगर किसी पॉइंट P पर एक प्लस Q नॉट चार्ज रखा हुआ है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होता था, इसकी गणना आपने कर ली कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है KQ/R²। इतना फॉर्मूला आ गया था, जिससे हम ये बीच का डिस्टेंस केवल ले लेते हैं और ये वाला चार्ज लेते हैं। इस Q नॉट की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है ना, बहुत छोटा चूहे वाला चार्ज है। अब हम सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक आवेश नहीं होगा बल्कि एक से ज्यादा आवेश होंगे। हालांकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम आगे भी करेंगे तो उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ऐसा कर सकते हैं। मान लो कि ये प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, और यहाँ पर एक और मान लेते हैं, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, ये मान लिया हमने। और इन तीन चार्ज हैं तो तीनों चार्जों को हम एक निकाय मान लें, एक सिस्टम मान लें, और इन तीनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट, मान लो यहाँ पर P पॉइंट है, और इस पॉइंट पर हम क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। तो इस चार्ज को यहां से मिला देंगे, इस चार्ज के दूरी को यहां पर मिला देंगे, यहां से भी इस दूरी को मिला देंगे। अब समझना ध्यान से, ये चार्ज इस पर प्लस है। अब आप जानते हैं कि जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर प्लस Q नॉट हमें मान लेना होगा। तो ये प्लस है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ये भी क्या करेगा, इसको इधर रिपल करेगा। लेकिन ये माइनस है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मान लो E1 है, और ये इधर लगाया, मान लो ये E2 है, और ये इधर लगा रहा है, सपोज मान लेते हैं E3 है। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, और ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R3 है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर होगा, यहां पर लिखेंगे E नेट ऑन P, है ना। P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस हो जाएगा दोस्तों E2, और ये हो जाएगा प्लस E3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सदिश के रूप में। लेकिन इसे और सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, E नेट ऑन P इज इक्वल, अब ये E1 की वैल्यू लिख सकते हैं ना। E1 का मान कैसे लिखते हैं, KQ/R²। तो यहाँ R क्या है E1 के लिए, R1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा KQ/R2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा KQ/R3 का स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, किन्हीं आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता उनके अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए तीव्रताओं के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, काफी आसानी कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब हम इन टॉपिक्स पर लेकर कुछ सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर कर देगा बहुत ही शानदार तरीके से। फटाफट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटा देता हूं बहुत जल्दी से। और इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ सवाल भी कर लेते हैं दोस्तों। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर पहला सवाल लिया है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने, काफी शानदार और खूबसूरत सा लल्लन टॉप सवाल है, मजा आएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, एक चार्ज मान लो यहाँ पर ले लिया, सिस्टम ऑफ चार्ज की ही बात मैं कर रहा हूँ। ये हमारा A चार्ज है, ये चार्ज B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैंने ले लिया 2 मीटर ले लिया, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू कुछ लिख देते हैं, ये प्लस 1 माइक्रो कूलाम लिख देता हूं, और यहाँ पर जो चार्ज है इस पर -2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच का जो
डिस्टेंस है वो 2 मीटर हमने मान लिया है। अब अगर हम ये कहें कि इसके मध्य बिंदु पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, वो सिंपल सा सवाल अगर उस तरह से आ जाएगा तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये सिस्टम ऑफ चार्ज है जहां एक पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि 2 चार्ज हैं। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम पॉइंट चार्ज के ही कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर चलेंगे। कैसे करना है? ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जहां पर भी निकालना होगा अभी से ध्यान रखो, इस चैप्टर में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी होगी वहां पर हम क्या करेंगे, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज की कल्पना कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज की कल्पना कर लेते हैं दोस्तों। बाकी इसकी कोई वैल्यू हमें लिखनी नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हैं। ये वाला हमारा ई ए के कारण है और ये वाला है दोस्तों ई बी के कारण है। तो जो ई नेट होगा वो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा वो ई ए के बराबर और साथ में ई बी के बराबर। अब इन्हें जोड़ा क्यों गया है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो, इमेजिन करो कि अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे धक्का दें, और एक आदमी तुरंत आया उसने भी इसको धक्का देना शुरू किया। इसका मतलब है कि दोनों की फोर्स एक ही तरफ लग रही है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, यानी हम जोड़ देंगे उसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मुझे एक आदमी इधर की तरफ खींचे और एक आदमी इधर की तरफ खींचे, तो क्या होगा? इधर की फोर्स अलग डायरेक्शन में होगी, इधर की फोर्स अलग डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब है कि अगर दोनों की फोर्स बराबर है तो मुझ में कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी इसकी फोर्स को निगलेक्ट कर देगी, जीरो कर देगी, घटाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा? 10 न्यूटन के फोर्स वाले की तरफ जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं 10 न्यूटन के फोर्स से इधर जाऊंगा? नहीं, बल्कि 2 न्यूटन के फोर्स से लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स तो इधर लग ही रहा है, लेकिन 8 न्यूटन का फोर्स इधर हमें क्या कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, रोक रहा है, इसलिए वो घट जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो घटाना पड़ेगा, और अगर एक ही दिशा में होगी तो उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। बस इतनी सी बात मैं करना चाह रहा था। अब हम क्या करते हैं, ई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्त। ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण जो लग रहा है, तो हम जानते हैं कि के क्यू का मान क्या है, 1 गुणे 10 के पावर -6। देखो, 1 माइक्रो कूलाम है तो माइक्रो को कूलाम में बदल देंगे, बटे बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का 1 मीटर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि 2 मीटर पूरा है, मध्य बिंदु पर निकालना है तो यहाँ 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से ई बी निकाल लेंगे, फिर ये हो जाएगा के क्यू का मान है यहाँ पर अब की बार 2 गुणे 10 के पावर -6 माइक्रो कूलाम, 1 का वर्ग हो जाएगा। एक और बात क्लियर कर दूं कि ये जो प्लस माइनस यहाँ चार्ज दिख रहे हैं, इनसे केवल हम इस पॉइंट चार्ज पर, मतलब इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की दिशा देखेंगे, ना कि जब हम ये सवाल लगा रहे होंगे उसमें माइनस प्लस लिखना हो। ऐसी गलती कभी मत करना, वरना आप परेशान रहोगे। इस माइनस प्लस से केवल फोर्स की डायरेक्शन पता की जाती है, सवाल में उस माइनस प्लस को हमें दिखाना नहीं है, बस इतनी सी बात है। चलो कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखना मेरे दोस्त, ये हो जाएगा ई नेट बराबर ई ए की वैल्यू यहां पर रख देना, 1 1 का वर्ग खत्म हो जाएगा, ये के कॉमन कर लेना है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें, के लिखेंगे 10 के पावर -6 यहाँ पर कॉमन कर लिया, 1 + 2 यहाँ पर बच जाएगा, 1 और 2 बचेगा, ये हमने कॉमन कर लिया। अब के की वैल्यू मैं बता दूं, 9.0 गुणे 10 के पावर 9 होता है, और बाकी यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना है, 10 के पावर -6 लिख दूंगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 9 त्रिक यहाँ पर हो जाएगा 27, और गुणे 10 के पावर 9 प्लस में है 6 माइनस में है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा,
और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए, सवालों पर मत जाइए। सवाल दुनिया में बहुत सारे होते हैं, पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो हर तरीके के सवाल आप लगाने में सक्षम होंगे। एक सवाल इस तरीके का था। अब हम एक पॉलीगन्स टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा। कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में कोण भी बराबर होते हैं। अगर इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए है, हमने मान लिया, हमें वैल्यू अभी नहीं दी है तो ऐसे कंसीडर कर लो, ए कर लो, आर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी है। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर इस ट्राइंगल के किन्हीं दो बिंदुओं पर, किन्हीं दो शीर्षों पर दो चार्ज रखे हों और उनसे हमें क्या करना हो, किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी हो। सपोज बी पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है और सी पर एक माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों चार्जेस के कारण ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सवाल दे रहा है, यहां पर सवाल कह रहा है फाइंड, यहां पर नहीं लिखता मैं, यहां पर लिख दूं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए, है ना। यही सवाल हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ए पर। कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, ये प्लस चार्ज यहाँ पर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोस्त, वहां पर प्लस क्यू नॉट की कल्पना करनी होगी। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन, ये हमारा EB है, ये हमारा है दोस्त EC है। जब दो एक ही पॉइंट पर अलग अलग दिशाओं में फोर्स लगनी लगेगी तो क्या होगा, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो, या तो एक ही दिशा में रहे तो जुड़ जाएगा, अगर सेम विपरीत डायरेक्शन में है तो हम घटा लेते हैं। लेकिन अगर ना तो सेम डायरेक्शन में हो ना ही विपरीत हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, तब क्या हम उसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर वेक्टर है ना, वेक्टर के घटक करने पड़ते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ता है। तो क्लास 11th में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर क्लास 11th की बात मत करना वरना चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा, है ना। क्लास 11th में क्या पढ़ा क्या नहीं किसी को याद नहीं रहता। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि ऐसे अगर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पर नहीं बताता, इस तरीके से देखो। सपोज करो कि एक यहाँ पर कोई बॉल है, एक बॉल है। अगर एक बॉल को कोई यहां से खींचे और एक बॉल को आप यहां से खींचे, एक रस्सी यहां पर खींचा जाए और एक रस्सी इधर खींची जाए, ठीक है, इस बॉल को, तो बोलो ये बॉल किधर जाएगी, इधर जाएगी या इधर जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों रस्सियों को मैं ऐसे पकड़ के खींचूं दोस्तों, देखो देखो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचूंगा तो ये बॉल ऑब्वियस सी बात है कि इधर की ओर जाएगी। सेम प्रोसेस यहां पर भी होने वाला है कि अगर ये इधर इधर फोर्स लग रही है तो ये जो हमारा क्यू चार्ज होगा वो इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ER। और ऐसे कंडीशन के लिए आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि अगर वेक्टर A है इधर, अगर वेक्टर B है इधर, तो इसका रिजल्टेंट जो R होता है वो R बराबर होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB और होता है मेरे दोस्त cos थीटा। आपको इतनी बातें याद होगी, अगर नहीं याद है तो अब से सीख लो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक इसी तरीके से ये भी रिजल्टेंट है। ऐसे ही हम करने वाले हैं कि यहाँ पर देख लो, पहले EB की वैल्यू निकाल लो दोस्त। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ EB बराबर, यहाँ देखिए हम जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो KQ/R² होता है। तो R का मतलब क्या है, A, तो A² हो जाएगा। ऐसे ही EC की वैल्यू निकालूंगा तो KQ/ यहाँ पर भी A है तो A² हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा EB बराबर EC,
बराबर ये केवल अगर हम ई मान लें, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। और हमने आप लोगों को बताया है कि ये प्लस माइनस नहीं लिखना है, केवल परिमाण लिखना है, इसलिए क्यू क्यू है, क्यू ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको भी ई मान लिया, इसको भी ई मान लिया। यहाँ का एंगल कितना बचेगा, 120 बचेगा। ये 60 है, सीधी रेखा ऐसे बन रही है, तो यहाँ पर 120 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि ई आर, जो ये रिजल्टेंट है, ई आर बराबर अंडर ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी की जगह पे हम सिर्फ ई लिख रहे हैं, जैसा कि हमने ये माना है। तो ये हो जाएगा दोस्त ई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab, मतलब ई इंटू ई। तो ये हो जाएगा ई इंटू ई, और ये हो जाएगा cos 120 120 डिग्री। और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा अंडर ब्रैकेट 2e स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2e स्क्वायर और गुणे 120, अंश का मान -1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -e स्क्वायर आएगा, 2 में से 1 चला जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार और लिख लेना, तो e स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, यहाँ सिर्फ e स्क्वायर बचा है। तो हम कह सकते हैं दोस्त ये आ जाएगा अंडर रूट केवल e स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ई आर जो रिजल्टेंट होगा तो सिर्फ ई के बराबर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। अब ई की वैल्यू जो हमने निकाला है वो है के क्यू बाई ए स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को, अगर पॉलीगन्स टाइप के सवाल हैं तो इनको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। समझ में आ रही बात, इसी तरीके से समझना है। और अगर मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर समझ लो, अगर कोई स्क्वायर है, यहाँ पर a है, b है और ये c है, अगर d है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास चार्ज रखे हैं प्लस q, यहाँ पर भी प्लस q है, यहाँ पर भी प्लस q है, और इस पर फोर्स निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस पर फोर्स निकालनी होगी, तो ये इसको इधर की तरफ रिपल करेगा, ये इसको इधर की तरफ रिपल करेगा, ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर रिपल करेगा। अगर ये स्क्वायर है तो ए ए इसकी भुजा होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई डी के कारण, इधर हो जाएगा दोस्त ई बी के कारण, और ये हो जाएगा ई ए के कारण। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की ओर ही आएगा ई आर। तो पहले बी और डी का निकालेंगे ई आर, और फिर ई आर और ई ए को जोड़ देंगे एक में, तो ऐसी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो यहां पर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरीके के सवालों को भी हल कर सकते हैं। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां पर मैंने मान लिया, अगर ये ए बी सी डी ऐसे चार्ज है, सॉरी यहां पर सी और यहां पर मैंने मान लिया डी चार्ज है। अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज हमने मान लिया, ये कोई मान लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज ही है, और यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज रख दोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये सेम सेम है, इनकी डायरेक्शन देख लो, ये इसको इधर की ओर आकर्षित करेगा, ये इधर की ओर आकर्षित करेगा, ये इधर की ओर आकर्षित करेगा, ये इधर की ओर आकर्षित करेगा। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो इस केंद्र पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा इसके लिए 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने हर तरीके के यहाँ पर सवाल ले लिए हैं। यदि फिर भी आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।